हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम ज्योमेट्रिकल कर्व्स। ज्योमेट्रिकल कर्व्स में सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन आपने 9th क्लास में 10th क्लास में भी किया होगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब आप सॉल्व करते थे तो आपको दो लाइंस थी या एक लाइंस थी, आपने ग्राफ बनाया होगा। तो वैसे ही मान लीजिए कोई भी लाइन है। अगर मैं मान लेता हूं, एक लाइन लेते हैं, सपोज फर्स्ट y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स का अगर मुझे ग्राफ देखना है, कैसा होता है? देखिए, y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ ऐसा हो। ठीक है, आपको पता होगा। सपोज आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ये ग्राफ किसका होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का। तो आप क्या करेंगे? सपोज सपोज आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लीजिए। पता है आपको y इक्वल टू एक्स ये होता है। और इसके बाद क्या करेंगे? ये जो लाइन है आपकी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स। देखिए, इसको आप यहाँ पे प्लस 3 है ना, 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसको आप 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो लाइन हो जाएगी आपकी, यही हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये 3 यूनिट्स का है। सिमिलरली अगर आपसे माइनस एक्स प्लस 2 का ग्राफ पूछा जाए, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, अगर आपको बोला जाए इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ठीक, और इसमें 2 ऐड है, तो इस ग्राफ को आप 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ आया आपके पास, ये ग्राफ आ गया आपके पास किसका? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का। और ये जो ग्राफ है, ये किसका आया आपके पास? ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स का। ओके, इस ग्राफ को आप 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस 3 की जगह माइनस 4 होता तो इस लाइन को आप 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते। देखिए, ये जो ग्राफ होगा आपका, सपोज मैं ये बनाता हूँ, ये जो ग्राफ होगा आपका किसका हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का। अगर ये x माइनस 4 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4 यूनिट्स के इक्वल। सिंपल। और मान लीजिए y, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 है, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका? y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। और ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट्स। अगर आपका कांस्टेंट जो ऐड हो रहा है नेगेटिव में है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ उतने यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए जो कांस्टेंट आपका लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, अगर पॉजिटिव में है, तो उतने यूनिट्स उस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को ऊपर कर दीजिए। ओके, ये तो हमने y इक्वल टू एक्स का देखा। अब अगर मैं बात करता हूं, कोई भी लाइन है, जनरली कोई भी लाइन होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए, कोई भी लाइन है, इसमें इसमें देखिए दो वेरिएबल्स हैं, y x और एक कांस्टेंट। तो अगर आपके पास कोई भी लाइन है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मुझे इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए, सबसे पहले मैं x को 0 कर देता हूं, एक्स वाई।
अगर मैं यहाँ पे x को 0 करता हूँ, x इक्वल टू 0, तो जो पॉइंट मिलेगा मुझे y क्या आया मेरा -c/b। तो ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, -c/b। ठीक है, अगर आप y को 0 करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको -c/a। तो दिस लाइन intersects the x axis at point 0 at point -c/a, 0 and y axis at 0, -c/b। ओके, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये मान लेता हूं मैं -c/a, 0, और ये जो पॉइंट है आपका ये मैं मान लेता हूं 0, -c/b। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये जो ग्राफ आया आपका, ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ आया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये जो लाइन है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, देखिए ये है ओरिजिन। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ये लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए इस पॉइंट पे, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। इसको क्या बोलेंगे आप, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई भी लाइन है, इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, उस लाइन, वो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट आई विल कॉल एज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ओके, और अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा वाई इंटरसेप्ट। ओके, ये सब चीजें हम डिटेल में स्ट्रेट लाइंस जब हम करेंगे या 11th क्लास में कुछ कुछ टॉपिक्स के बाद, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप जस्ट शॉर्ट में देख लीजिए, कोई भी लाइन है तो उसका ग्राफ ये होता है, एक्स इंटरसेप्ट इसे कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट इसे कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं, द नेक्स्ट कर्व विच विल स्टडी इन ज्योमेट्रिकल कर्व्स इज सर्कल। जैसा कि आपने स्मॉलर क्लासेस में मेंसुरेशन में सर्कल्स का एरिया या वॉल्यूम आपने फाइंड किया होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए आपको दे रखा है 0,0 और रेडियस आपको पता है a यूनिट है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, देख सकते हैं। और इस सर्कल को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, ये 0, 0 इसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये जो पॉइंट आएगा आपका a,0, दिस पॉइंट विल बी फॉर द 0,a, और ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका क्या आ जाएगा -a,0, एंड दिस पॉइंट विल बी 0, -a। ओके, देख सकते हैं सर्कल बन गया। अगर मान लीजिए आपके सर्कल का आपके सेंटर 0, 0 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सर्कल का सेंटर 0, 0 ना होके ए और बी है, और सर्कल का रेडियस अगर आपको आर के इक्वल दे रखा है, तो इस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर एट द पॉइंट ए कॉमा बी। इस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक मान लीजिए आपको एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,3 एंड रेडियस इस सर्कल का आपको दे रखा है 4 यूनिट्स। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यही इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको सर्कल सर्कल में सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कर्व्स में सर्कल्स। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइंस किया था, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जो 0 0 जिसका सेंटर है और रेडियस आपको दे रखा है, मान लीजिए r यूनिट्स। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आपने सर्कल्स के बारे में स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा। मेंसुरेशन में आप सर्कल का एरिया फाइंड करते थे, बिल्कुल वही सेम सर्कल है जो आप स्मॉलर क्लासेस में पढ़ते थे, सेम ही है। अगर आपको मान लीजिए सर्कल का सेंटर दे रखा है ओरिजिन पे और रेडियस सर्कल का आर है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा आपका, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस आर यूनिट का। और मान लीजिए तो मैंने इसका ओरिजिन, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो क्या होगा? देखिए, मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है, सपोज अल्फा बीटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा और सर्कल का रेडियस आर है। इस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको सर्कल का सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि सर्कल का सेंटर है -1, 2 और रेडियस सर्कल का मान लीजिए 5 यूनिट्स है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करके सर्कल की इक्वेशन देख सकते हैं। यही सर्कल की इक्वेशन होगी, हैविंग सेंटर -1, 2 एंड रेडियस 5 यूनिट्स। अच्छा, ये तो हमने सर्कल की इक्वेशन तब फाइंड की जब आपको सेंटर और रेडियस दे रखा है। मान लीजिए अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी, जैसा कि इस केस में अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 25 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा दे रखा है आप, -20 इक्वल टू 0, और आपको दे रखा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताइए और सर्कल का रेडियस बताइए, तब आप क्या करेंगे? ये इक्वेशन आपको दे रखी है कि सर्कल की है, और अब आपसे अगर पूछे कोई कि सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये अगर कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर should be equal to coefficient of y square, or there should not be any term containing xy, no term containing xy वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तभी कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अच्छा, इस केस में अगर मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन ये है, तो इस केस में सर्कल का सेंटर पता है क्या होता है? देखिए, सर्कल का अगर आपको सेंटर निकालना है, इस केस में सर्कल का सेंटर होता है -g -f, और रेडियस हो जाता है सर्कल का √f² प्लस g² - c। ओके, देखिए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है सर्कल की इक्वेशन में, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है
उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए विथ नेगेटिव साइन। y का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करिए विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस जी माइनस एफ आपका सेंटर हो जाएगा। रेडियस के लिए एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। जो हमने सर्कल की इक्वेशन अभी फाइंड की थी उसका देखते हैं। इसके लिए देखते हैं, अगर इसके लिए वेरीफाई हो गया कि -1, 2 इसका सेंटर है और रेडियस 5 आ रहा है तो हमारा ठीक होगा। देख लेते हैं इसके लिए। देखिए, अगर मैं इसके सर्कल सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 को डिवाइड करता हूं 2 से तो 1 आएगा, विद नेगेटिव साइन ले लेता हूं तो -1 है इसका सेंटर, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 है, -4 को 2 से डिवाइड करिए -2, नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 2 आ गया। यहां से अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है आपका माइनस जी माइनस एफ, इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और जो आपको सी दे रखा है कितना है -20, नॉट 20, -20। देखिए रेडियस क्या आ गया यहाँ से √25 आ गया, तो 5 यूनिट्स आपका रेडियस आ गया, वेरीफाई हो गया। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, एक सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड की जब आपका सेंटर 0 0 हो और रेडियस r हो। और अगर मान लीजिए सेंटर आपका अल्फा बीटा है और रेडियस r है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मान लीजिए आपको सर्कल की इक्वेशन दी है, वहां से आपको सेंटर और रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, सर्कल की इक्वेशन में जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आप -2 से डिवाइड कर दीजिए, वही सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा, और जो भी y का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करिए, वही वही सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपको रेडियस चाहिए तो √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। ओके, एक एक मान लीजिए ये सब ना देके आपको बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through whose end points of diameter are 1, 0 and 3, 4। ठीक है, मतलब कि ये दोनों जो पॉइंट है डायमीटर, मान लीजिए सर्कल का डायमीटर है ए बी, ये दोनों जो पॉइंट है डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं तो इस केस में आप सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, इस केस में सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, x माइनस पहला जो पॉइंट है डायमीटर का एक पॉइंट ले लीजिए 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, दिस इनटू x माइनस सेकेंड जो एंड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो x-3 प्लस y माइनस 0 0 इनटू y-4, दिस इक्वल टू 0। यही हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज a एंड b। ओके, देखिए ये हमने कर लिया था। देखिए, सर्कल having having n points of diameter as a and b and coordinates of a are x1 y1 and b are x2 y2। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो हमने अभी तक सर्कल में क्या क्या किया, चार केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट कौन सा, सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। सेकंड, सर्कल हैविंग सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस r। थर्ड कौन सा, सर्कल की इक्वेशन दी है आपको तो उससे आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ कौन सा, मान लीजिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको आपको पता है, उससे सर्कल की इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर कर्व दैट्स पैराबोला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब ज्योमेट्रिकल कर्व्स कर रहे थे। आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल कर्व्स में पैराबोला। पैराबोला में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें देखिए दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं एक्स एंड वाई। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा और एक वेरिएबल में लीनियर होगा और एक कांस्टेंट। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या बोला आपको, दो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा, एक वेरिएबल में लीनियर और एक कांस्टेंट। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, देखिए या तो इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, या फिर देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू
-4x कह सकता हूं मैं, या फिर ये वाला टर्म जो है नेगेटिव मत दिया। और क्या केस हो सकता है आपके पास कि y में क्वाड्रेटिक ना हो के x में क्वाड्रेटिक हो, और y में लीनियर, और ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव हो। और फोर्थ केस क्या हो सकता है आपके पास, x में ही क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इन y, एंड ये जो कांस्टेंट है आपके पास, सॉरी रिपीट हो गया, एक ही y आना था, ये जो कांस्टेंट है आपके पास, ये आपके पास नेगेटिव इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही चार केसेस पॉसिबल है। देखिए, दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, एक एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, दूसरे वेरिएबल में लीनियर, और एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं पैराबोला की बात करता हूं तो यही चार केसेस पॉसिबल है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होता है। देखिए, ग्राफ इसका बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए इसका ग्राफ आपको बनाना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला का आपको ग्राफ बनाना है। देखिए, जिस भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, किसमें क्वाड्रेटिक है इस केस में, y, y में क्वाड्रेटिक है, तो इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या, x, x में लीनियर है, तो इस पैराबोला का ग्राफ x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मैंने क्या बोला, जिस भी वेरिएबल में पैराबोला, जिस भी वेरिएबल में लीनियर लीनियर पावर x, x में लीनियर है, तो इस पैराबोला का ग्राफ x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक से क्या समझते हैं आप, सिमेट्रिक का मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। ओके, तो देखिए, और ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये जो कांस्टेंट है इस केस में, ये आपका पॉजिटिव है सारे के सारे केसेस में। तो ये जो कांस्टेंट है पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और इसका ग्राफ अगर आप बनाएं, अगर मैं पॉइंट्स ले लेता हूं, मान लीजिए x इक्वल टू ए को 1 मान लीजिए, ए को मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हुई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, यहां से आप x को अगर 1 रखते हैं तो y क्या आएगा आपका, x को अगर आप 1 रखते हैं तो y आपका क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आपका 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, +-2। अगर आप x को 4 रखते हैं तो y आपका क्या आ जाएगा, +-4। और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपको, x इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 मिलेगी। इन सब पॉइंट्स को अगर, इन चारों पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूँ, देखिए 0 पे आपको वैल्यू 0 मिल रही है, और x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे आपको फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है 4 एंड -4। देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 4, 4 पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 4 एंड -4। इसका ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, और 0 0 एक पॉइंट आपको मिल ही गया। और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 पे 2 एंड -2। ओके, इसका ग्राफ इससे भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा। एक्चुअल में अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखिए ऐसा बनता है इसका ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मेरा क्या मतलब है, जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा वैसा ही नीचे रहेगा। और क्योंकि ये कांस्टेंट जो है आपका ये पॉजिटिव था, तो इसका ग्राफ, इस पैराबोला का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, अब बाकी जितने पैराबोलास हैं उनका ग्राफ ही देख लेते हैं। देखिए,
इसका ग्राफ देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए लीनियर किस में है, किस वेरिएबल में लीनियर है, x में लीनियर है। इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट जो है x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इस पैराबोला का ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ओके, मैंने क्या बोला आपको कि जिस भी वेरिएबल में लीनियर है उस एक्सिस के अबाउट इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट इस पैराबोला का ग्राफ सिमेट्रिक होगा। आप देख सकते हैं नेगेटिव x एक्सिस ये है, जिसका ग्राफ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ओके, सिमिलरली बाकी जो दो पैराबोलाज हैं उनका ग्राफ भी आप इजीली अब बना सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर इस पैराबोला का ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये पैराबोला y में लीनियर है और y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। इस पैराबोला का ग्राफ फिर ऐसा होगा। ओके, और एक और पैराबोला हमारे पास बचा, उसका नेक्स्ट बना देता हूं। देखिए फोर्थ, जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस पैराबोला, ये पैराबोला भी देखिए आप देख सकते हैं y में लीनियर है, तो y एक्सिस के अबाउट इस पैराबोला का ग्राफ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट देख लीजिए इस केस में नेगेटिव है, a जो है आपका हमेशा पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट क्या होगा, -4a जो कि नेगेटिव है, तो इस पैराबोला का ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बना लेते हैं, देखिए ये आपका x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ओके, नेगेटिव y एक्सिस कहाँ पे है, नीचे, तो इस पैराबोला का जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चारों पैराबोला आपके, चारों पैराबोलास के ग्राफ आपके माइंड में बस जाने चाहिए, बिल्कुल इजी बताया मैंने। जिस भी वेरिएबल में लीनियर है पैराबोला का ग्राफ उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जिसमें भी लीनियर है उसका कोफिशिएंट देख लीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली अगर y में लीनियर है तो पॉजिटिव और कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट लीनियर, अगर y में लीनियर है और कोफिशिएंट y का नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Next curve after parabola which we are going to study is ellipse। देखिए ये पैराबोला हमने कर लिया। देखिए नेक्स्ट कर्व जो हम पैराबोला के बाद पढ़ने वाले हैं दैट इज एलिप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब ज्योमेट्रिकल कर्व्स कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल कर्व्स में देखते हैं एलिप्स। देखिए एलिप्स में होता क्या है, एलिप्स की जो भी इक्वेशन होती है इसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं दोनों की पावर 2 होती है, या कह सकते हैं आप पूरी की पूरी इक्वेशन होमोजीनियस होती है ऑफ सेकेंड डिग्री। देखिए तो एलिप्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, देखिए फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला दो वेरिएबल्स दोनों की पावर 2 होती है, इसके नीचे मान लेता हूं मैं डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर एक्स वाला y के डिनोमिनेटर से बड़ा है, इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो ये जो एलिप्स है आपका
एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मेजर पोर्शन आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए, अगर आपका ए बी से ग्रेटर है तो इसका मेजर पोर्शन आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें, इसमें भी आप पॉइंट्स लेके पॉइंट्स पॉइंट्स रख के ग्राफ बना सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे वाई क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस बी। अगर मैं वाई को 0 रखता हूँ, एक्स क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ए। 4 पॉइंट्स आपको मिल गए। बना सकते हैं ग्राफ आप इसका। देखिए, एक तो ये हो जाएगा आपका 0, बी से पास करेगा इसका ग्राफ, और 0, -बी से, एंड लेट्स से ये वाला पॉइंट है a, 0, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज -a, 0। इस एलिप्स का ग्राफ देखिए ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा वैसा बन गया। इसी को आप कहेंगे एलिप्स। और इस एलिप्स में आप देख सकते हैं, ये जो y एक्सिस पे आप देखें, अगर ये एलिप्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसकी लेंथ अगर मैं देखूं, ये 2b है, इसकी लेंथ 2b हो जाएगी। ये आपका ओरिजिन है, ऊपर भी नीचे भी। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं, ये पोर्शन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दिस पोर्शन, दिस दिस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 है। आप देख सकते हैं क्लियरली ए आपका बी से ग्रेटर है। अगर आपका एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मेजर पोर्शन आपका उसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा एलिप्स का। ठीक है, और एक और एलिप्स हमारे पास होता है जिसमें कि अगर मान लीजिए एलिप्स में आपके पास, अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो डिनोमिनेटर है बी, अगर आपका बी ग्रेटर देन ए हो जाए, तो इलिप्स का मेजर पोर्शन वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो इस केस में इलिप्स का ग्राफ ऐसा बनता है। देखिए, ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस केस में जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, पॉइंट्स वही रहेंगे आपके, 0, b, यहाँ पे 0, -b, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका a, 0, एंड दिस पॉइंट -a, 0। ओके, इस केस में ग्राफ का जो मेजर पोर्शन है आपका वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है। अगर एक्स स्क्वायर के, अगर आपका डिनोमिनेटर देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो बड़ा है दूसरे डिनोमिनेटर से, तो मेजर पोर्शन एलिप्स का एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। अगर वाई स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है एक्स वाले से, तो मेजर पोर्शन आपका वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। ओके, दो ही टाइप्स के एलिप्स थे आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट कर्व जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपरबोला। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, तो मेजर पोर्शन एलिप्स का वाई एक्सिस के अलोंग होगा। नेक्स्ट कर्व जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला में होता क्या है एक्चुअल में, हाइपरबोला इलिप्स से ही हम बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, मान लीजिए आपके पास इलिप्स है ऐसा। ठीक है, मान लेता हूं उसका मेजर पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। दिस इज योर इलिप्स। अब इलिप्स में ये जो पोर्शन है इलिप्स का, देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूं, इस इलिप्स को, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है एक्स एक्सिस वाला, मान लीजिए इस इलिप्स को यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसको उठा के आप ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस। इसका ही इमेज बना लेता हूं मैं, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा करते हैं, ऐसा, और इस पार्ट को अगर आप उल्टा कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। इसको उठा के मान लीजिए ये जो लाइन है, इसके अबाउट अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लें, इतने पार्ट का रिफ्लेक्शन इधर आएगा, और इतने पार्ट का जो पार्ट नेगेटिव था उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा। तो ये जो ब्लू से जो ग्राफ बना, यही आपका क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। ओके, इलिप्स से अगर आपको हाइपरबोला में जाना है, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर को अगर आप -(b²) से रिप्लेस कर दें, तो आपका हाइपरबोला बन जाता है, और कुछ चेंज आपको नहीं करना। देखिए,
हाइपरबोला में भी दो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैंने क्या बोला, इलिप्स में जहां भी बी स्क्वायर दिखे आपको उसकी जगह माइनस बी स्क्वायर रख दीजिए, आपका हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स करेंगे, उसके बाद हाइपरबोला करेंगे, तब वहां मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता पाऊंगा। अभी अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, देखिए, इसका भी मेजर पोर्शन देखिए, इसका ग्राफ होगा। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव कौन सा है? ए स्क्वायर वाला। नेगेटिव टर्म, नेगेटिव किसके साथ इन्वॉल्व है? वाई के साथ। जिसके साथ भी पॉजिटिव है, उस एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ बनेगा, उसी एक्सिस के। देखिए, एक्स एक्सिस है, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, दिस एंड दिस। ओके, ये दोनों, these two these two represent this hyperbola। ओके, और मान लीजिए दूसरा हाइपरबोला जो y एक्सिस के अलोंग बनेगा, सेकंड, मान लीजिए ए स्क्वायर की जगह आपके पास आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, पॉजिटिव कौन सा है? y के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, इस हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा और ऐसा। ओके, these two represent this hyperbola। ओके, अच्छा, ये जो दो हमने हाइपरबोला बनाए, इसमें ए और बी डिस्टिंक्ट थे। एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए और बी दोनों के दोनों आपके सेम हो जाए। देखिए, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका ए और बी सेम हो जाएंगे, तो उस केस में हाइपरबोला कैसा रहेगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 था, नीचे पूरा ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें कि दोनों ए और बी सेम हो जाए। इसको रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? एक्चुअल में इस हाइपरबोला का जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ है इसका, अगर आप इस हाइपरबोला पे इन्फिनिटी पे इस टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर इस हाइपरबोला पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट इन्फिनिटी, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इस वजह से इस हाइपरबोला को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ बताता हूं, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ऐसा एंड समथिंग लाइक दिस। अब इस हाइपरबोला पे अगर मैं इन्फिनिटी पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इन्फिनिटी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट समथिंग लाइक दिस ऐसा होगा, टेंजेंट ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, और यहाँ इस हाइपरबोला के लिए भी अगर मैं, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का इन्फिनिटी पे है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ऐसा होगा। अगर आपका इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे हाइपरबोला को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और इस लाइन को क्या कहेंगे? अगर आप टेंजेंट एट इंफिनिटी, इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट होता क्या है? एसिम्पटोट एक्चुअल में एक टेंजेंट लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफिनिटी है। ठीक है, या आप कह सकते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी। एसिम्पटोट्स अगर आपके परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक केस और बन सकता है जब ये, अच्छा, इस केस में आप देख सकते हैं ये जो एसिम्पटोट्स होंगे इसके, अगर मैं इसकी इक्वेशन देखता हूं,
तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसी इसी हाइपरबोला को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए अगर इसी हाइपरबोला में मैं 45 डिग्री इसको रोटेट कर दूं तो क्या होगा? अगर इस हाइपरबोला में मैं इसी हाइपरबोला को 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये जो एसिम्पटोट है अभी आपका दिख रहा होगा आपको, ये एंगल, ये 45 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये जो एसिम्पटोट है ये वाई एक्सिस इससे कोइंसाइड कर जाएगा। और ये वाला जो एसिम्पटोट है आपका, इसको भी अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो ये जो एसिम्पटोट है ये आपका इससे इससे कोइंसाइड हो जाएगा। तो इस केस में जो आपके एसिम्पटोट्स हैं कौन से बन जाएंगे? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी ये हो जाती है इस केस में एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और इसमें 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 जो आपके एसिम्पटोट्स हैं वो आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं। देखिए अगर एसिम्पटोट्स आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? आपके एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट्स मैंने क्या बोला, क्या होता है? टेंजेंट टू एनी कर्व एट इंफिनिटी। आप कह सकते हैं टेंजेंट टू एनी कर्व व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या इंफिनिटी से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व पे तो उसे ही कहते हैं एसिम्पटोट। अगर मैं इस हाइपरबोला का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ? देखिए ऐसा, ये ऐसा होगा। एंड सॉरी ये नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर का हो जाएगा। माइनस सी स्क्वायर होता अगर आपके पास तो ऐसा बनता। अगर आपके पास प्लस सी स्क्वायर है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, दिस एंड दिस। ओके, और ये दोनों आपके एसिम्पटोट हो जाएंगे। ये किसका ग्राफ है? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये वाला जो ग्राफ है एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल कर्व्स। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहा है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जब हम 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। खाली उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख गया तो खाली आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए उन फंक्शंस का। बाकी बाकी जब हम 12th में चैप्टर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तब उन फंक्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे होता क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम बेसिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। आई होप you like the video. Thanks for watching. Have a nice day.